भाई, 2 प्लेट और देना। वही वाली सब्जी। ठेले के सामने खड़े आदमी ने जोर से आवाज लगाई। तवे पर गरम तेल की खुशबू फैल रही थी और सामने लोगों की छोटी सी लाइन लगी हुई थी। शाम का समय था और सड़क किनारे खड़ा वो छोटा सा ठेला अचानक बहुत व्यस्त हो गया था। तवे के सामने खड़ी लड़की तेजी से रोटियां सेक रही थी। उसके हाथों की चाल में ऐसी तेजी और सफाई थी कि देखने वाला भी हैरान हो जाए। पास खड़ा आदमी सब्जी डाल रहा था, लेकिन लोगों की नजर बार बार उसी लड़की पर जा रही थी। उस लड़की का नाम था गौरी। उम्र 22 साल। साधारण कपड़े, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। ठेले के ऊपर टंगा बोर्ड हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। उस पर लिखा था, मिट्टी का स्वाद। ये ठेला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आसपास काम करने वाले मजदूर, रिक्शा वाले और दफ्तर के कुछ लोग अक्सर यहीं आकर खाना खाते थे। वजह साफ थी, यहां खाना सस्ता भी था और स्वाद ऐसा कि लोग एक बार खाकर दोबारा जरूर आते थे। और पिछले कुछ महीनों से उस ठेले की सबसे बड़ी वजह बन गई थी गौरी। लाइन में खड़े एक लड़के ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, एक रोटी और देना। गौरी ने जल्दी से रोटी उतारी और प्लेट में रख दी। गरम है, संभल के। ठेले के पीछे खड़े रामदयाल ये सब देख रहे थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी और वही इस ठेले के मालिक थे। पहले पूरा काम वही करते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही वजह से यहां आते थे, गौरी के हाथ का खाना। रामदयाल मुस्कुराते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन लोग तेरे खाने के लिए लाइन लगाएंगे। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो फिर से तवे की तरफ झुक गई। उसे भीड़ से ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे अस्पताल जाना था। उसके पिता रघुवीर कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी कम नहीं होगा। गौरी ये सब अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह सुबह से रात तक काम करती थी। तभी ठेले के पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 24 साल रही होगी। हाथ में छोटा सा कैमरा था और कंधे पर बैग लटका हुआ था। वो कुछ देर तक चुपचाप ठेले को देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, भैया, यहां खाना इतना मशहूर क्यों है? रामदयाल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि इसे बनाने वाली अलग है। उन्होंने हाथ से गौरी की तरफ इशारा कर दिया। लड़का कुछ पल तक गौरी को देखता रहा। वह तवे पर रोटियां सेक रही थी और बीच बीच में ग्राहकों को खाना भी दे रही थी। उसके काम करने के तरीके में एक अलग ही सादगी और मेहनत दिख रही थी। लड़के ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, आज मैं आपको शहर के एक छोटे से ठेले पर लेकर आया हूं, जहां एक लड़की ऐसा खाना बना रही है कि लोग लाइन लगाकर खा रहे हैं। गौरी ने कैमरा देखा तो थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? लड़का हंस पड़ा, वीडियो बना रहा हूं। मेरा नाम विवेक है, मैं स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाता हूं। गौरी ने सिर हिलाया और कहा, मेरे खाने में क्या खास है? बस साधारण खाना है। विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साधारण चीजें ही सबसे खास होती हैं। वह कैमरे से ठेले, तवे और खाना बनते हुए सब रिकॉर्ड करता रहा। फिर उसने प्लेट में खाना लिया और पास खड़े होकर खाने लगा। पहला कौर खाते ही उसने थोड़ा आश्चर्य से गौरी की तरफ देखा और बोला, सच में, ये तो बहुत अच्छा है। रामदयाल हंस पड़े, अब समझे लोग क्यों आते हैं यहां? विवेक ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, अगर आप इस शहर में हैं तो इस ठेले पर जरूर आना, क्योंकि यहां सिर्फ खाना नहीं, मेहनत का स्वाद मिलता है। वीडियो खत्म हुई। विवेक ने कैमरा बंद किया और जाते जाते बोला, कल ये वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा। गौरी ने बस हल्की मुस्कान दी। उसे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। अस्पताल में उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद ठेले की भीड़ कम होने लगी।
लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगे। सड़क की हलचल भी अब पहले से शांत हो रही थी। रामदयाल बर्तन समेटने लगे और गौरी जल्दी जल्दी तवा साफ करने लगी। रामदयाल ने उसे देखते हुए कहा, बस कर, बाकी मैं कर लूंगा, तू अस्पताल जा। गौरी ने हाथ धोए, दुपट्टा ठीक किया और जल्दी जल्दी सड़क पार करने लगी। सामने ही अस्पताल की इमारत दिखाई दे रही थी। जब वह कमरे में पहुंची तो रघुवीर खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने जैसे ही गौरी को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई बेटी? उन्होंने धीरे से पूछा। गौरी उनके पास जाकर बैठ गई। हाँ बाबा, आज ठेले पर बहुत भीड़ थी। रघुवीर ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोले, थक गई होगी। गौरी मुस्कुरा दी। नहीं बाबा, सब ठीक है, लेकिन सच ये था कि वो बहुत थक चुकी थी। फिर भी उसने अपने पिता के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। उधर उसी समय शहर के किसी छोटे कमरे में बैठा विवेक अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही दृश्य चल रहा था। तवे पर सिकती रोटियां, भीड़ से घिरा ठेला और बीच में खड़ी गौरी। विवेक ने वीडियो को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह सिर्फ खाने की वीडियो नहीं है, ये एक कहानी है। उसने वीडियो के ऊपर एक टाइटल लिखा, सड़क किनारे एक लड़की, जिसके हाथ के खाने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। फिर उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुछ मिनट की वीडियो बहुत जल्द किसी की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह शहर हमेशा की तरह जल्दी जाग गया था। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें बढ़ने लगी थी और लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। उसी समय शहर के एक छोटे से कमरे में विवेक की आंख खुली। उसने आदत के अनुसार सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। उसने जल्दी से वीडियो खोली जो उसने पिछली रात अपलोड की थी। कुछ ही घंटों में उस वीडियो को हजारों लोग देख चुके थे। नीचे लगातार कमेंट आ रहे थे। कोई लिख रहा था, वाह कितनी मेहनती लड़की है। कोई कह रहा था, ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ठेला कहाँ है ताकि वे भी वहां जाकर खाना खा सके। विवेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, लगता है इस बार वीडियो सच में लोगों तक पहुंच गई। उधर उसी समय गौरी की सुबह अस्पताल में शुरू हुई थी। वो अपने पिता के पास बैठी थी। रघुवीर अब पहले से थोड़े बेहतर लग रहे थे, लेकिन कमजोरी अभी भी साफ दिखाई देती थी। उन्होंने गौरी से पूछा, आज जल्दी काम पर जाना है क्या? गौरी ने धीरे से कहा, हाँ बाबा, लेकिन पहले आप दवा ले लीजिए। उसने पानी का गिलास उठाया और उन्हें दवा दी। रघुवीर ने दवा खाई और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। फिर बोले, बेटी, तू बहुत मेहनत कर रही है। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी। बस थोड़ा और समय, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वह अस्पताल से निकलकर सीधे ठेले की तरफ चली गई। जब वह पहुंची तो रामदयाल पहले से ही वहां काम में लगे हुए थे, लेकिन आज कुछ अलग था। ठेले के सामने सुबह से ही 2-3 लोग खड़े थे। रामदयाल ने उसे देखते ही कहा, गौरी, आज लोग सुबह से ही पूछ रहे हैं कि ठेला कब खुलेगा। गौरी ने हैरानी से पूछा, क्यों? रामदयाल ने कंधे उचकाए, पता नहीं, शायद कल वाला लड़का कुछ कर गया। गौरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने तवा चढ़ाया और काम शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ आने लगा कि आज का दिन अलग होने वाला है। कुछ ही घंटों में ठेले के सामने पहले से ज्यादा भीड़ जमा होने लगी। कई लोग आते ही अपने मोबाइल निकाल लेते और कहते, यही वही जगह है ना? एक आदमी ने हंसते हुए कहा, भाई, हम तो वीडियो देखकर आए हैं। दूसरा बोला, हाँ, वही लड़की है जो वीडियो में खाना बना रही थी। गौरी ये सब सुनकर चुपचाप काम करती रही। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतनी दूर से सिर्फ उसका खाना खाने क्यों आ रहे हैं। तभी दोपहर के आसपास विवेक भी वहां पहुंच गया।
उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा, गौरी, तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो पर कितने लोग देख चुके हैं? गौरी ने तवे से नजर उठाकर पूछा, कितने? विवेक मुस्कुरा पड़ा, लाखों। रामदयाल चौंक गए, लाखों? विवेक ने मोबाइल दिखाया। सच में वीडियो तेजी से फैल रही थी। लोग उसे शेयर कर रहे थे और कई पेजों पर वह वीडियो दोबारा अपलोड भी हो चुकी थी। गौरी कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ खास नहीं किया। विवेक ने तुरंत जवाब दिया, यही तो खास बात है। तुमने दिखावा नहीं किया, बस मेहनत की, और लोगों को वही पसंद आया। उस दिन ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि कई बार लोगों को इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। कई लोग बस यह देखने आए थे कि इंटरनेट पर वायरल हुई वह लड़की असल में कैसी है। शाम तक गौरी के हाथ सच में थक चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है। रात को जब ठेला बंद हुआ तो रामदयाल ने पैसे गिने और मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, आज की कमाई पहले से दुगनी है। गौरी कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा का इलाज आराम से हो जाएगा। रामदयाल ने सिर हिलाया, सब ठीक होगा। उधर विवेक ने उसी रात एक और वीडियो अपलोड कर दी। इस बार उसने गौरी की छोटी सी कहानी भी बताई, कैसे वह दिन रात मेहनत करती है और अपने पिता के इलाज के लिए काम कर रही है। ये वीडियो भी लोगों के दिल को छू गई। धीरे धीरे गौरी का नाम सिर्फ उस ठेले तक सीमित नहीं रहा। लोग शहर के अलग अलग हिस्सों से आने लगे। कुछ पत्रकार भी वहां पहुंचने लगे। गौरी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से क्यों बदल रही है, लेकिन उसे एक बात जरूर महसूस होने लगी थी। कभी कभी किस्मत बहुत चुपचाप काम करती है, और जब वह बदलती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में वही लड़की, जिसे कभी एक बड़े होटल के गेट से धक्का देकर निकाल दिया गया था, उसी होटल की मालकिन बनने वाली थी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे थे। पहले जहां मिट्टी का स्वाद ठेले के पास सिर्फ आसपास के मजदूर और रिक्शा वाले ही आते थे, अब वहां अलग अलग तरह के लोग दिखाई देने लगे थे। कोई मोबाइल लेकर फोटो खींचता, कोई वीडियो बनाता, तो कोई बस खड़े खड़े गौरी को काम करते हुए देखता रहता। कई बार तो ऐसा होता कि लोगों को खाना मिलने में देर हो जाती, लेकिन फिर भी कोई नाराज नहीं होता। सब कहते, इंतजार कर लेंगे, बस उसी लड़की के हाथ का खाना चाहिए। गौरी के लिए यह सब अभी भी नया था। उसे समझ नहीं आता था कि अचानक इतनी भीड़ क्यों आने लगी है। उसके लिए तो हर दिन पहले जैसा ही था। सुबह उठना, अस्पताल जाना, पिता को देखना और फिर ठेले पर आकर काम में लग जाना। लेकिन अब एक फर्क था। अब लोगों की नजरें उस पर टिकती थी। एक दिन दोपहर के समय एक आदमी खाना खाते खाते बोला, बहन, तुम्हारा नाम क्या है? गौरी ने बिना ऊपर देखे कहा, गौरी। आदमी मुस्कुराया, अब तो पूरा शहर तुम्हें जानने लगा है। गौरी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात रहती थी, बाबा का इलाज। उस शाम काम खत्म होने के बाद जब वह अस्पताल पहुंची तो रघुवीर पहले से कुछ बेहतर लग रहे थे। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने गौरी को देखा, उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान आ गई। आज फिर देर हो गई? उन्होंने पूछा। गौरी उनके पास बैठ गई। ठेले पर भीड़ थी बाबा। रघुवीर ने धीरे से कहा, लोग तेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं, ये अच्छी बात है। कुछ पल दोनों चुप बैठे रहे। फिर रघुवीर ने पूछा, बेटी, तूने कभी सोचा है कि आगे क्या करना है? गौरी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मतलब क्या तू हमेशा इसी ठेले पर काम करेगी? गौरी कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा,
अभी तो यही ठीक है बाबा, पहले आपका इलाज पूरा हो जाए। रघुवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई और बात छिपी हुई थी। उधर ठेले पर हालात बदलते जा रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में वीडियो इतनी फैल गई कि कई अखबारों और छोटे छोटे चैनलों तक बात पहुंच गई। कुछ पत्रकार भी वहां आने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने रामदयाल से पूछा, आपको कब लगा कि ये लड़की खास है? रामदयाल हंस पड़े। पहले दिन से। गौरी ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा। उसे वो दिन याद आ गया, वो दिन जब वो पहली बार इस ठेले के सामने खड़ी हुई थी। उस दिन उसके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, और दिल में सिर्फ एक डर था। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो वो अपने पिता का इलाज कैसे कराएगी? उसी दिन वो शहर की सड़कों पर काम ढूंढते ढूंढते थक गई थी। कई दुकानों में पूछ चुकी थी, कई रेस्टोरेंट्स में भी गई थी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला था, काम नहीं है। शाम होते होते वह एक बड़े होटल के सामने जाकर रुक गई थी। वो होटल शहर का सबसे शानदार होटल था, ग्रैंड एलोरिया पैलेस। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी, लोग अच्छे कपड़े पहनकर अंदर जा रहे थे। होटल की इमारत इतनी चमक रही थी कि उसे देखकर लगता था जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। गौरी कुछ देर तक गेट के बाहर खड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा, भैया, यहां कोई काम मिल सकता है क्या? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। ये 5 सितारा होटल है, यहां ऐसे किसी को काम नहीं मिलता। गौरी ने धीरे से कहा, मैं कुछ भी कर लूंगी, सफाई भी। गार्ड अब चिढ़ गया, चलो यहां से, मेहमान आ रहे हैं। गौरी ने एक बार फिर कहा, भैया, बहुत जरूरत है। गार्ड ने गुस्से में उसका हाथ हटाया और हल्का सा धक्का दे दिया। समझ में नहीं आता क्या? गौरी पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को भी धक्का दे दिया हो। वह चुपचाप वहां से चली गई, और उसी रात उसने मन ही मन फैसला किया था, एक दिन मैं भी इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगी। अगले ही दिन उसकी मुलाकात रामदयाल से हुई थी, और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अब जब वह उस घटना को याद करती थी तो उसे दुख नहीं होता था, बस एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, क्योंकि अब वह जानती थी, अगर उस दिन उसे उस होटल से धक्का न मिला होता तो शायद वह आज यहां तक पहुंच भी नहीं पाती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत ने अभी उसके लिए एक और बड़ा मोड़ छिपाकर रखा है, क्योंकि कुछ साल बाद वही लड़की जिसे उस होटल के गेट से भगा दिया गया था, उसी होटल के दरवाजे से अंदर जाने वाली थी। लेकिन इस बार काम मांगने नहीं, मालकिन बनकर। पार्ट 4। किस्मत धीरे धीरे बदल रही थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पहले जो ठेला सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर खड़ा होता था, अब वही जगह शहर के लोगों के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। मिट्टी का स्वाद अब सिर्फ एक ठेला नहीं रहा था। लोग दूर दूर से यहां आने लगे थे। कई लोग सिर्फ ये देखने आते थे कि आखिर वह लड़की कौन है जिसकी कहानी इंटरनेट पर फैल गई है। गौरी के लिए यह सब अभी भी थोड़ा अजीब था। उसे आज भी याद था कि कुछ महीने पहले तक वही लड़की काम के लिए शहर की सड़कों पर भटक रही थी। वही लड़की जिसने बड़े होटल के गेट पर खड़े गार्ड से काम मांगा था और बदले में धक्का मिला था। लेकिन अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कई बार उसे लगता था कि यह सब सपना है, लेकिन जब वह ठेले के सामने लगी लंबी लाइन देखती तो उसे समझ आता कि यह सब सच है। जब भी उसे थोड़ा खाली समय मिलता, उसके मन में बचपन की यादें घूमने लगती थी। उसकी मां की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद से उसके पिता रघुवीर ने ही मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन रघुवीर की एक ही जिद थी, गौरी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। सुबह सुबह वह एक बड़ी बोरी लेकर शहर की गलियों में निकल जाते थे। कबाड़ बीनते, पुराने अखबार और प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते और शाम को कबाड़ी को बेच देते।
उसी कमाई से घर चलता और उसी से गौरी की फीस भी भरते। कई बार गौरी उनसे कहती कि वो पढ़ाई छोड़ देगी और काम कर लेगी, लेकिन रघुवीर हमेशा यही कहते, गरीबी हमारी मजबूरी है बेटी, तेरी किस्मत नहीं। गौरी ने भी अपने पिता की मेहनत को कभी हल्के में नहीं लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घरों में काम करने भी जाने लगी थी। किसी के घर बर्तन धोती, किसी के यहां झाड़ू पोछा करती। कई लोग उसे देखकर दया करते थे, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते थे। कई बार कोई कह देता, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर काम तो यही करना है। गौरी उन बातों को सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ये जिद और मजबूत हो जाती थी कि वो अपने पिता की मेहनत को एक दिन जरूर सफल बनाएगी। फिर वह समय आया जब उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों की बीमारी है और इलाज में बहुत पैसा लगेगा। उसी दिन से गौरी ने ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, वो अपने पिता का इलाज जरूर कराएगी। इसी मजबूरी ने उसे शहर में काम ढूंढने के लिए मजबूर किया था। उसी तलाश में वह एक दिन ग्रैंड एलोरिया पैलेस के सामने भी पहुंची थी, जहां उसे धक्का देकर भगा दिया गया था। लेकिन शायद वही धक्का उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि उसी के बाद उसकी मुलाकात रामदयाल से हुई और उसने ठेले पर काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में ठेले की कमाई बढ़ने लगी और फिर वो छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। धीरे धीरे मिट्टी का स्वाद शहर में मशहूर हो गया। समय आगे बढ़ता गया और गौरी की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में उसके रेस्टोरेंट की कई शाखाएं खुल गई। लोग उसे एक सफल व्यवसायी के रूप में देखने लगे, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पुरानी यादें थी। इसी दौरान शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। शहर का सबसे शानदार होटल ग्रैंड एलोरिया पैलेस बिकने वाला था। होटल के मालिकों ने फैसला किया था कि अब इसकी नीलामी होगी। कई बड़े व्यापारी उस होटल को खरीदने के लिए तैयार थे। अखबारों में खबर छप गई थी कि कुछ दिनों बाद उस होटल की बोली लगाई जाएगी। जब यह खबर गौरी तक पहुंची तो वह कुछ देर तक चुप रही। उसके सामने अचानक वही पुरानी यादें लौट आई। वही गेट, वही सिक्योरिटी गार्ड, वही धक्का। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कर ली। फिर उसने धीरे से कहा, काका, अगर मौका मिले तो क्या हम भी उस बोली में हिस्सा ले सकते हैं? रामदयाल ने पहले तो सोचा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उन्होंने गौरी की आंखों में देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वो सच कह रही है। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया जब उस होटल की नीलामी होने वाली थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी वहां मौजूद थे। सब अपने अपने हिसाब से बोली लगाने के लिए तैयार थे। कमरे में सन्नाटा था। एक एक करके बोली बढ़ती जा रही थी। हर बार कोई नया व्यापारी अपनी रकम बढ़ा देता। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया था। तभी अचानक एक नई आवाज सुनाई दी, ये बोली मैं बढ़ाती हूं। सबकी नजर एक साथ उस तरफ घूम गई। वहां खड़ी थी गौरी। कमरे में बैठे कई लोग उसे पहचान भी नहीं पाए, लेकिन जब उसने अगली बोली लगाई तो सब चौंक गए। कुछ देर तक बोली बढ़ती रही। फिर अचानक एक पल ऐसा आया जब किसी ने अगली बोली नहीं लगाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीलामी कराने वाले अधिकारी ने 3 बार घोषणा की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर हथौड़ा मेज पर बजा दिया गया। ग्रैंड एलोरिया पैलेस की नई मालिक गौरी। उस पल गौरी कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने वही रात घूम रही थी जब उसे इसी होटल के गेट से धक्का देकर निकाल दिया गया था। लेकिन आज किस्मत ने पूरा चक्कर लगा लिया था। आज वही लड़की उस होटल की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन गौरी के मन में इस होटल के लिए सिर्फ व्यापार की योजना नहीं थी। उसके मन में कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके बचपन के दर्द और भूख की यादों से जुड़ा हुआ था। और वही चीज आगे चलकर उस होटल की असली पहचान बनने वाली थी। ग्रैंड एलोरिया पैलेस की बोली खत्म होते ही पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था।
बहुत से लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस होटल को खरीदने वाली वही लड़की है जो कभी सड़क किनारे ठेले पर खाना बनाती थी। कुछ व्यापारी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे, तो कुछ लोग धीमे स्वर में आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन गौरी शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे उसके दिल में चल रहा तूफान अब धीरे धीरे थम चुका हो। उसे उस पल में अपने जीवन की बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। वो छोटा सा कमरा, मां की मौत के बाद की खाली खामोशी, पिता का सुबह सुबह कबाड़ की बोरी लेकर घर से निकलना, लोगों के घरों में जाकर काम करना, और वह दिन जब बड़े होटल के गेट से उसे धक्का देकर निकाल दिया गया था। लेकिन आज वही लड़की उसी होटल की मालकिन बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब गौरी पहली बार होटल में आधिकारिक रूप से पहुंची, तो उसके साथ रामदयाल भी थे। वही रामदयाल जिनके ठेले से उसकी जिंदगी का नया रास्ता शुरू हुआ था। होटल का वही बड़ा गेट सामने खड़ा था, वही इमारत, वही चमक। गौरी कुछ पल के लिए वही रुक गई। उसने गेट को ध्यान से देखा। उसके मन में वही पुरानी रात फिर से घूम गई। रामदयाल ने धीरे से कहा, गौरी, अंदर चले। गौरी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ काका, अब ये जगह हमारी जिम्मेदारी है। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। होटल के अंदर सब कुछ शानदार था, लेकिन गौरी के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ ही महीनों के भीतर होटल में कई बदलाव होने लगे। होटल का एक हिस्सा पहले की तरह मेहमानों के लिए चलता रहा, लेकिन गौरी ने होटल के एक बड़े हिस्से को एक बिल्कुल अलग काम के लिए खोल दिया। उसने वहां गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए मुफ्त भोजन और पढ़ाई का केंद्र शुरू किया। हर दिन शहर के अलग अलग इलाकों से बच्चे वहां आने लगे। कोई झुग्गी से आता था, कोई सड़क किनारे रहने वाला बच्चा था, किसी के माता पिता मजदूर थे, तो किसी के पास घर भी नहीं था। लेकिन अब उन बच्चों के लिए उस होटल के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। हर दिन वहां गर्म खाना बनता था, बच्चों को बैठाकर खाना खिलाया जाता था। कुछ शिक्षक उन्हें पढ़ाते भी थे। धीरे धीरे वो जगह बच्चों की हंसी से भरने लगी। गौरी कई बार चुपचाप दूर खड़ी होकर ये सब देखती रहती थी। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, दीदी, क्या हम रोज यहां आ सकते हैं? गौरी उसके सामने झुककर मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये जगह अब तुम सबकी है। उस दिन उसके पिता रघुवीर भी वहां बैठे थे। उन्होंने बच्चों को हंसते और खेलते हुए देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है। गौरी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। शाम को वो होटल की छत पर खड़ी होकर शहर की रोशनी देख रही थी। वही शहर जिसने कभी उसे ठुकराया था, आज वही शहर उसकी कहानी सुन रहा था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर उस दिन मुझे धक्का नहीं मिला होता, तो शायद मैं यहां तक भी नहीं पहुंचती। नीचे होटल के आंगन में बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, और उसी आवाज के साथ गौरी को यह एहसास हुआ कि उसकी असली जीत होटल खरीदने में नहीं थी। उसकी असली जीत ये थी कि अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। और इसी के साथ उस लड़की की कहानी, जो कभी सड़क किनारे ठेले पर रोटियां सेकती थी, एक ऐसी कहानी बन गई जिसे शहर के लोग लंबे समय तक याद रखने वाले थे। उस कहानी का नाम था गौरी। आउट्रो। मित्रों, ऐसा आखिर क्यों होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं, ये तो कर्मों का फल है। ये बिल्कुल सही है कि सब कुछ हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। लेकिन सवाल यह है कि किस प्रकार के कर्म किए जाएं और उन्हें किस दिशा में किया जाए ताकि उनके अच्छे फल मिले। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और अच्छे इरादों के साथ किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता रहे, तो एक दिन किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में
जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।